नमस्ते। जय हिंद। सुबह के बज चुके हैं 10। आपके क्लास का हो चुका है समय शुरू। और मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले एक दो बात आपको अवश्य बताना चाहूँगा। जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा कठिन है पहले टॉपिकों के मुकाबले। ठीक है, मतलब थोड़ी सी शिद्दत दिखानी पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको साधारण भाषा में समझा सकूँ, फिर भी साधारण भाषा में भी कुछ असाधारण तो होता ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा के ले जाऊं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते साहब। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। चलिए साहब, सबसे पहले आज हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। हमें पढ़ना है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने लोग रिजर्व बैंक शब्द सुना है कि सर हम जानते हैं कि हाँ एक बैंक होता है रिजर्व बैंक। तो सबसे पहले अपना परिचय से ही बात को शुरू करो कि रिजर्व बैंक है क्या। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ये सारे बैंकों का बैंक है ना। ये क्या है? ये सारे बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है। हमारे देश में पैसे की तरफ से महंगाई घट रही है, बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करता है। और कोई बैंक फ्रॉड करके भाग जाए उसको देखता है। कोई बैंक ग्राहकों को परेशान करे उसको देखता है। नया बैंक कोई बनाना हो उसको बनवाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में जो पैसे का लेन देन है वो सब इसी के हाथ में है। और ये पैसे का जो लेन देन है दूसरे बैंकों के माध्यम से करवाता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक। इन सब बैंकों के माध्यम से ये अपना कार्य करवाता है। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक यही है। और सरकार का खाता होता है इसमें, नोट छापता है ना, नोटों की छपाई करता है, ये इसी का काम है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करता है, हालांकि उसके लिए एक अलग नियम भी है ना। फॉरेन मनी एक्सचेंज जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मनी वाला जो नियम है उस पर भी है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। शताक्षी तिवारी जी, क्या अब मैं क्या बताऊं, अब जब मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, क्या बोलूं मैं। सबसे ये कठिन विषयों में से एक है ना। सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है ये। इसे समझाना अपने आप में टेढ़ी खीर है भाई। इतिहास भूगोल तो चलो कहानी से भी समझ में आ जाते हैं, इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये सब चीजें हैं जो बात होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। ब्रिटिश राज का मतलब हो गया जब अंग्रेजों का शासन था, ये तभी बना दिया गया था, है ना। ये क्या था? ये अंग्रेजों का शासन था, तभी इस बैंक को बना दिया गया था। ठीक है, असल में वर्ष 1926 में एक आयोग बनाया गया। वर्ष 1926 की बात है, जब हिल्टन यंग आयोग बना। क्या बना? हिल्टन यंग आयोग बना। और यह वर्ष 1931 में बताता है। इसने वर्ष 1931 में बताया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है ना। बहुत सारे बैंकों के ऊपर एक बैंक होना चाहिए। 1931 में बताया में भारत में एक केंद्रीय बैंक की जरूरत बताई। भारत में एक केंद्रीय बैंक की क्या बताता है? जरूरत।
कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की जरूरत है ना। और ब्रिटिश सरकार, अच्छा, अंग्रेजों को कभी ये लगता नहीं था कि वो भारत छोड़कर जाएंगे। आजादी जितनी हमें खुशी देने वाली थी, आजादी ने अंग्रेजों को उतना चौंकाया। उन्हें यह कभी नहीं पता था कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। अब सोचो, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, उन्हें यह पता होता कि एक दिन भारत हमें छोड़ के जाना, तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनवाते। वो जो ये अजर अमर प्रकार की जो इमारतें बनवा रहे थे, वो बनवाने के पीछे वजह थी कि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भारत से कभी अस्त नहीं होगा, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। और लोग ये कहते भी थे कि, अंग्रेज कहते थे कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी राज का ये झंडा भारत में है, तो भारत के साथ साथ भैया अमेरिका के बहुत सारे देशों पर इनका कब्जा था। तो अगर ये झंडा यहां पर है और ये झंडा यहां पर है, तो कभी जब सूर्य की किरणें यहां पड़ती थी, यहां, तो अमेरिका में रात होती थी, अमेरिका में रात होती थी सूर्य की किरणें। अब जब अमेरिका में जब सूर्य यहां से ढलता था, तो वो सूर्य की किरणें अमेरिका में पड़ती थी। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के झंडे पर तो सूर्य हमेशा रहता ही था। तो वो कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। और ये बड़ी चौंकाने वाला तथ्य था उनके लिए कि हम जो है आजादी, वो उनको बड़ा हर्ट किया उसने। उन्हें नहीं पता थी कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो उस प्रकार की इमारतें, उस प्रकार के प्रावधान कर रहे थे जो अजर अमर प्रकार के थे। किसके थे? अजर अमर प्रकार के प्रावधान वो लोग कर रहे थे, है ना। अब क्या होता है कि 1934 में, वर्ष 1934 आया, वर्ष 1934 आता है। वर्ष 1934 रिजर्व बैंक अधिनियम पास किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ, आवाज स्लो कैसे आ रही है? कितने बच्चों को आवाज की समस्या है? कितने बच्चों को है आवाज की समस्या, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पास किया गया। अधिनियम जो है वो पास किया गया और 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिफ्रेश कर लीजिए, हाँ वही कह रहे हैं, सही होगी, रिफ्रेश कर लीजिए। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की क्या की गई? स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है, कुछ कह रहे हैं अब समझ में नहीं आ रहा ना कि अगर क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर कैसे पहुंच रही है। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है, याद रखना, नेटवर्क इशू की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। चलिए, ओके, फिर क्या होता है? जो रिजर्व बैंक था, इसका मुख्यालय, इसके सबसे पहले गवर्नर, इसके भैया सबसे पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में भी है, सॉरी मुंबई में है, मुंबई में है। एक पॉइंट याद रखिएगा, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई जो है, इसे देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मुंबई
देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है? मुंबई क्या है जी? देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई। वही है ना, सोने की राहों में, है ना। गुरु जी इस टाइम मेरा दिमाग गलत है गुरु जी, लग रहा है मैं बेकार हो जाऊंगा। मुसीबत और तनाव के समय में जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा देता है ना, कामयाबी उसी को मिलती है। कामयाबी तुक्का नहीं है। अगर तुम्हें लगता हो कामयाबी तुक्का है, गलत। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो ये समझ लो कि ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जन्म अच्छे काम करने के लिए हुआ है। कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं है। नौकरी एक सरकारी नौकरी एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अगर गलत दिशा में जा रहा है किसी प्रकार से, तो सही समझ लो कि गड़बड़ आप अपने साथ खुद करने जा रहे हो। ये आपका खराब समय है एक प्रकार से। और इस खराब समय में अगर आपने धैर्य की परीक्षा नहीं दी तो समस्या आएगी ही आएगी। धैर्य की परीक्षा दी, धैर्य रखो, ठीक है। चाहे जो काम हो, गड़बड़ हो, आप अपने पथ पर रहो, ठीक है जी। एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, और एक केकड़ा था, बार बार उनको परेशान कर रहा है। अब वो केकड़े को बार बार हटाते, नीचे फेंक देते, हटा के उसको। तभी किसी ने कहा कि ऋषिवर, ये केकड़ा आपको हर बार परेशान करता है और आप इसको मार क्यों नहीं देते? तभी उन्होंने कहा कि केकड़ा अपना काम कर रहा है और मुझे अपना काम करना है, तो हम दोनों ही अपनी दिशा पर हैं। तो कई बार होता यह है कि समाज में बहुत सारे बाह्य कारक ऐसे हो जाते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये उनका काम है, आप अपने काम पर रहिए, है ना। आप अपने काम पर रहिए, उनको अपना काम करने दीजिए। तो अगर कोई दिशा भटक रही है, कोई परिस्थिति ऐसी है, तो याद रखना कि अचानक से तो आप कुछ नहीं सुधार पाओगे। अचानक से मिरेकल नहीं होते, ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। चलिए, तो मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है। अब जब हे राम, से पहले 1937 से पहले, नहीं, एक बच्चा कह रहा था उसको दिक्कत हो रही है। वर्ष 1937 से पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। वर्ष 1937 से पहले इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में था। कलकत्ता में था, कलकत्ता में था। दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में इसके अन्य स्थानीय कार्यालय हैं। इसके पहले भारतीय गवर्नर, इसके पहले भारतीय गवर्नर, इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख हैं, सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख। चिंतामन, चिंतामन द्वारकानाथ द्वारकानाथ देशमुख थे। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इसके गवर्नर थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि बहुत सारे जो गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं इसमें, है ना। जो गवर्नर हैं, एक गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा, है ना।
जो संजय मल्होत्रा हैं वो 26वें गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा हैं जो आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, जो आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, जो आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, नोट करके लिखना कि आरबीआई के एक ऐसे गवर्नर भी रहे हैं, नोट करके लिखना, आरबीआई के एक गवर्नर रहे मनमोहन सिंह। आरबीआई के एक गवर्नर रहे कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। एक बात हमेशा याद रखिए, जो दिमाग होता है ना, किसी भी देश की संपत्ति होता है। शक्तिकांत दास थे, है ना? गुरुजी आप बात बहुत करते हो। हाँ, आदत है हमारी और ये ऐसे ही रहेगी बेटा, बात ना करेंगे तो तुम्हें समझाएंगे कैसे। तो मनमोहन सिंह है, मस्तिष्क किसी भी दिमाग देश की पूंजी होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक बहुत तेज दिमाग का आदमी था, 60 साल उसकी उम्र हुई, उसको रिटायर कर दिया। सरकार चाहती है कि उस व्यक्ति से आप काम लेते रहें, क्योंकि उसका दिमाग दोबारा नहीं लौटेगा। तो मनमोहन सिंह जी को बहुत जिम्मेदारी दी जाती रही। जो मनमोहन सिंह हैं वो आरबीआई गवर्नर रहे, आप जानते हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? वित्त मंत्री भी रहे। 1991 के सुधारों के लिए फेमस हैं। 1991 के जो रिफॉर्म्स किए उनके लिए ये फेमस हैं। कौन? मनमोहन सिंह। और आपको पता होना चाहिए आरबीआई के एक गवर्नर जो दो बार प्रधानमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे। और प्रधानमंत्री जब ये बने तो लोगों ने ये भी कहा कि ये तो बेचारे बलि के बकरे बनाए गए, है ना? तो संजय बारू की एक पुस्तक भी है ना? संजय बारू की एक पुस्तक है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। फिल्म भी देखी होगी आपने, है ना? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वो मनमोहन सिंह ही थे। 1991 के सुधार आए जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, राम मनमोहन सुधार कहते हैं उन्हें। देखिए आरबीआई के कार्य क्या हैं? आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य देखिए। आरबीआई के कार्य, सबसे पहला कार्य है, ये सरकार का बैंक है। ये सरकार का बैंक है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि सरकार का खाता इसी बैंक में होता है। इसी बैंक में सरकार का खाता होता है, सरकार का खाता होता है। और कई बार ऐसा होता है कि सरकार को एडवांस पेमेंट की जरूरत पड़ जाती है ना, जिसे अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देता है। मान लीजिए कि सरकार की अवधि पूरे होने वाली है, विधेयक आ नहीं सकता है, पैसे की है जरूरत। क्या है जी? पैसे की जरूरत है। तो ऐसे में क्या करेगी सरकार? तो सरकार एडवांस ले लेती है। अब मान लो 1 साल के लिए एक बजट रखा गया था कि हम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके, अभी 2 महीने बाकी हैं साल पूरा होने में। तो सरकार कहती है कि एडवांस ले लें क्या, अगली बार में से कम कर देंगे। तो सरकार को एडवांस भी देता है ये सरकार को एडवांस भी देता है। सरकार को एडवांस देता है। सरकार को एडवांस देता है, जिसे अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थोपाय अग्रिम। अर्थोपाय अग्रिम जिसे कहा जाता है। अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है। एक प्रकार से यह सरकार को दिया गया एडवांस है। यह सरकार का बैंक है और साथ में यह बैंकों का बैंक है। यह बैंकों का बैंक है। यह बैंकों का भी बैंक है। याद रखिए यह अन्य बैंकों पर निगरानी रखता है। क्या काम करता है?
अन्य बैंकों पर निगरानी रखता है, अन्य बैंकों पर निगरानी रखता है, नए बैंक रजिस्टर इसी के पास होते हैं, नए बैंक बना सकता है, नए बैंक बना सकता है। और मैं अभी एक चीज बता दूं, एक चीज मेरे दिमाग में नहीं रही है ना, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था जिस समय बना, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर में था, है ना। और फिर बाद में इसको कहीं लिख लेना, मैं सॉरी मैं इसको याद नहीं रहा है मेरे, कि वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये याद रखना कि जो आरबीआई था, आरबीआई पहले कैसा बैंक था गुरुजी? आरबीआई पहले प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, है ना। निकल जाएगा मुरारीलाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए नहीं है दिक्कत कि इतना बड़ा पेपर नहीं है तुम्हारा, ठीक है। चलिए, आरबीआई पहले निजी स्वामित्व में था, निजी स्वामित्व में था। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण समझते हैं, मतलब सरकार का हो गया बैंक, ठीक है। क्या हो गया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सीडी देशमुख बने थे भैया, ठीक है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो ये नए बैंक बना सकता है, अन्य बैंकों पर निगरानी रखता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है? कई बार बैंकों को उधार देता है, बैंकों को उधार दे सकता है, बैंकों को उधार देता है, बैंकों को उधार देता है। समय समय पर बैंकों के रिगार्डिंग नियम बनाता है, उन्हें विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। समय समय पर, समय समय पर बैंकों को विनियमित करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है जी। बैंकों का बैंक है ये, और ये साख सृजन का काम करता है। साख सृजन, इसी को पता होता है सरकार की वैल्यू क्या है, इसी को पता है कि सरकार पे कितना पैसा है, सरकार कितने घाटे में है, सरकार कितनी हवाबाजी कर रही है। ये साख सृजन का भी इसका काम होता है। क्या होता है? साख सृजन का इसका काम होता है। आगे देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है, मौद्रिक नीति का संचालन, मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। और यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कई बार जब मुद्रास्फीति पढ़ाई थी तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी समझाई थी। बोलो यस, यस बोलो। नहीं समझाई थी तो बताओ। मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी। इसके माध्यम से सरकार क्या करती है? इसके माध्यम से बैंक, इसके माध्यम से बैंक, अरे भाई रुक जा, इसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बाजार में जो कितना पैसा फ्लो कर रहा है, लिक्विडिटी जिसे मैंने कहा था, बाजार में तरलता, तरलता, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इन सब पर जो है नियंत्रण करता है।
सब पर नियंत्रण स्थापित करता है, सब पर नियंत्रण स्थापित करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, कायदे से देखा जाए तो यही रिजर्व बैंक का मेन काम है, यही रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। यही क्या है? रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। ये ही आरबीआई का मुख्य कार्य है। मेन काम तो यही है, जिसे अभी आप पढ़ोगे कि देश में पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से जा रहा है, ये सारी बातें जो हैं वो आरबीआई ही डिसाइड करता है, मौद्रिक नीति। इसका एक काम है नोट छापना। अभी सब लोग बोलेंगे वाओ, यही तो हम पूछना चाहते हैं, नोट छापना, नोट छापना। प्रिंटिंग द करेंसी, प्रिंटिंग द करेंसी एक इसका मुख्य काम है। क्या करता है? करेंसी प्रिंट करता है। मैं और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको देखता है। हमारे देश में डॉलर भी तो होना चाहिए, विदेशी मुद्रा का भंडार देखता है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको देखता है कि कितनी विदेशी मुद्रा जो है वो मौजूद है और अब कितनी जरूरत है। विदेशी मुद्रा का भंडार है, ठीक है। प्रदुम, क्या हाल है? तो सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, साख सृजन करता है, मौद्रिक नीति को जारी करता है, नोट छापना इसका काम है, और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो देखता है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट छापना और मौद्रिक नीति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट कैसे छापता है? सवाल यह है। आरबीआई नोट कैसे छापता है? भाई ये भी तो एक सवाल है कि आरबीआई नोट कैसे छापता है। आरबीआई नोट कैसे छापता है? डालिए हेडिंग, आरबीआई नोट कैसे छापता है। आरबीआई मुद्रा कैसे छापता है? कैसे छापता है? भाई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाह ले तो एक दिन में गरीबी दूर नहीं कर सकता। इतने पैसे छाप दे कि सबके पास पैसा पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा इस तरीके से नहीं छापता। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि पैसा छपता कहां है। पैसा कहां छपता है? भारत में रुपया, कागजी मुद्रा, भारत में जो कागजी मुद्रा है भैया, नासिक कहां छपती है? नासिक में छपती है। दो तरह के, एक तो होते हैं सिक्के, एक तो होते हैं सिक्के, एक होती है कागज की मुद्रा, ठीक है। नासिक, देवास, मैसूर और सालबेनी, और सालबेनी, यहां पर पैसे छपते हैं। पैसे नासिक आप सभी जानते होंगे कि जो नासिक है कहां है? नासिक नहीं, मुद्रा प्रेस में, टकसाल में सिक्के बनते हैं, है ना। कहां बनते हैं? कागजी मुद्रा, टकसाल में बनते हैं सिक्के, बताऊंगा अभी। ये महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। देवास मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और मैसूर कर्नाटक में है, और सालबेनी वेस्ट बंगाल में है। इसमें है वेस्ट बंगाल में। जो नासिक और देवास है भैया, याद रखना, इन पर कंट्रोल सरकार का है।
इन पर कंट्रोल किसका है? इन पर कंट्रोल सरकार का है, ये सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है। मुद्रा का कागज अलग होता है, मुद्रा की इंक अलग होती है, विदेश से इंक मंगाई जाती है, टॉप सीक्रेट डील होती है। क्या होती है? टॉप सीक्रेट डील। जो इंक होती है वो टॉप सीक्रेट होती है, इंक जो होती है, खेल सारा इंक का है ना। और आपने देखा होगा एक फिल्म आई है धुरंधर, उसमें दिखाया गया है ना कि वो स्लाइड्स होती हैं, टॉप सीक्रेट चीज होती हैं ये। देखिए, मैसूर और साल्वेनी जो हैं ये रिजर्व बैंक के अधीन है, रिजर्व बैंक के अधीन है, ये आरबीआई के अधीन है। तो भारत में ये है जी कागजी मुद्रा। अब जो कागजी मुद्रा है भारत की, भारत में जो कागज की मुद्रा है, कागज की मुद्रा, देखो मैं बता दूं, पहले 1 रुपए का नोट आता था। किसका नोट आता था? 1 रुपये का नोट आता था, 2 रुपये का भी नोट आता था, हैं? आता तो 5 रुपए का भी था पहले नोट, तुमने कभी देखा हो। फिर 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए, 50 रुपए, है ना। और फिर एक नोट आता है 100 रुपए का। अभी 200 रुपए का भी नोट आता है, 200 रुपए का भी नोट है, 200 रुपए का नोट है, 200 रुपए। मैं बता रहा हूं जो आते थे, अब जो बंद हो गए वो बता दूंगा। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट आता था, 2000 रुपए का नोट आता है। जल्दी ही मैं तो कहता हूं 1 लाख रुपए का एक नोट आ जाए। 1 लाख रुपए का एक नोट आ जाए, लो पकड़ो अपनी तनख्वाह, है ना, लो पकड़ो अपनी तनख्वाह। अब 1 रुपए का जो नोट है उसमें जो बंद कर दिए गए, जब मैं यहां क्रॉस लगाऊंगा तो इसका अर्थ है वो जो बंद कर दिए गए, वो जो बंद कर दिए गए, वो जो बंद हो गए हैं। हाँ जी, 1 रुपया बंद है, 2 रुपया बंद है, 5 रुपए का सिक्का भी नहीं आता है, 10, 20, 50 के सिक्के चलते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट बंद है और 200 रुपए का बंद है। यह भी बहुत ज्यादा चलन में दिखता नहीं है ना। 500 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट भी शायद बंद है, अब ये भी बंद है, इन सबको बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये नोट अभी चलन में है। ठीक, अब ये जो होते हैं, जो 1 रुपए का नोट है, इस पर वित्त सचिव के साइन होते थे, इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, इस पर वित्त सचिव के साइन होते थे। अभी बताऊंगा कितने पैसे छाप सकते हैं। वित्त सचिव के साइन होते थे और बाकी सब पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, बाकी सभी पर भैया आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, इस पर होते थे वित्त सचिव के। बाकी चाहे कोई भी नोट हो, चल रहा है अभी 5 रुपए का नोट की छपाई होती है क्यों बच्चे? चल तो रहा है,
सिक्का तो चलता है। हाँ वैध है। हाँ ये याद होगी, छपाई बंद कर दी है बंद है छपाई, इसकी छपाई नहीं होती है। नोट तो चलता है, छपाई नहीं होती है इसकी, वो सही है नोट तो चलन में है, ये वैध है, लेकिन इस पे लिख लेना कि ये वैध तो है, छपाई इसकी बंद कर दी गई है, इसकी छपाई बंद है भैया। अब ये इसकी छपाई नहीं होती है, इस नोट की छपाई नहीं होती है। चलता है लेकिन छपता नहीं है, जो चल रहा है वो पुराना ही चल रहा है। अब आगे देखिए 200, ये बाकी सब सिक्के चल रहे हैं। अब देखिए नोट पर भाषा क्या होती है। नोट पर भाषा किस प्रकार की है। जो नोट होता है, तो आपको मैं बता दूं, जो नोट होता है, डालिए हेडिंग, नोट पर भाषा। नोट पर भाषा जो होती है, देखिए नोट दो प्रकार का होता है। भाषा में आप दो चीज देखोगे। पहले मान लीजिए दो नोट बना लीजिए, एक ये नोट हो गया और एक ये नोट हो गया। ये किसी भी नोट का फ्रंट भाग है, किसी भी नोट का ये आगे वाला भाग है। नोट का जो आगे वाला भाग होता है, किसी भी नोट का जो आगे वाला भाग है भैया, किसी भी नोट का जो आगे वाला भाग होता है, उस पर हिंदी और इंग्लिश होती है। क्या होती है जी? हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है। 10 रुपए, 10 रुपीज, ठीक है। फिर पीछे की तरफ एक होता है नोट पैनल। क्या होता है? भाषा पैनल जिसे कहते हैं। यह आपकी भाषा पैनल है। ये पीछे वाले भाग पर एक भाषा पैनल होता है। जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग, अब मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछेगा। तो भैया इस पर होता है एक भाषा पैनल क्या होता है? एक भाषा पैनल होता है। भाषा पैनल, इस पर भैया 15 भाषाएं लिखी हुई हैं। क्या लिखी हैं? 15 भाषा, ठीक है। नोट के पीछे वाले हिस्से पर एक भाषा पैनल है जिस पर 15 भाषा होती है। आगे वाले भाग पर हिंदी और इंग्लिश होती है। जैसे मैं आपको अगर मैं दिखाना चाहूं, ये देखो, आप देख सकते हो इसको। नोट पर भाषा, देखो इमेजेस दिखाता हूं हे भगवान, ये देख रहे हो? ये देखिए क्या खुल गया। अभी दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। ये नोट दिख रहा है तुम्हें? ये नोट दिख रहा है? ये इस नोट का अग्रिम भाग है। 500 रुपए के नोट का भैया ये अग्रिम वाला भाग है, जिसे अग्रिम भाग कहते हैं। आगे वाला भाग है जिसे। उसके पीछे देखिए, ये पीछे वाला भाग है। क्या है ये पीछे वाला भाग है। पीछे वाला भाग इस 500 रुपए के नोट का, ठीक है। और इस नोट पे आप देखेंगे तो ये है इसका भाषा पैनल। ये क्या है जी? ये इसका भाषा क्या हो गया? ये इसका भाषा पैनल है। कौन सा पैनल है जी? भाषा पैनल। और इस भाषा पैनल पर भैया 15 भाषा हैं। कौन सी हैं? देखो ये दिख रही होंगी 15 भाषाएं। ये इसका फ्रंट पार्ट है। इस पर क्या लिखा होता है?
500 रुपए, है ना, क्या लिखा है, और कहीं लिखा होगा 500 रुपीज। ये इस पर 2 भाषा में लिखा होता है, और भाषा पैनल पर आपको पीछे की तरफ 15 भाषाएं दिखाई देती हैं, है ना, क्या दिखाई देती हैं, 15 भाषाएं, समझे। तो कुल, अब ये सवाल बनता है, इस पर डाउट क्लियर करिए, हमारा प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न देखिए, नोट पर कुल कितनी भाषाएं हैं, नोट पर कुल कितनी भाषाएं आपसे पूछ ले तो उत्तर देना है 17। कितना उत्तर है जी, नोट पर कुल 17 भाषाएं हैं। नोट के अग्रिम भाग पर कितनी भाषाएं हैं, नोट के अग्रिम भाग पर भैया 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी है एक इंग्लिश है। नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं, भाषा पैनल पर 15 भाषाएं हैं। कितनी है, 15 भाषाएं। याद रख लोगे उत्तर। उत्तर कैसे दे सकते हो आप, समझ गए भैया। नोट पर कुल कितनी भाषा, 17, अग्रिम भाग पर 2 भाषा, भाषा पैनल पर 15 भाषाएं। चलिए, नोटों की छपाई, जो नोट होते हैं, नोटों पर किस किस के चिन्ह बने हैं, नोटों पर किस किस के चिन्ह होते हैं, नोटों पर चिन्ह देखिए, ये डाटा है भाई, इसको लिखना पड़ेगा। नोटों पर चिन्ह होते हैं, 10 रुपए पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगर 10 रुपए के नोट पर देखें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर है। किसी के पास हो तो निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। फिर 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, डाटा मुझे लिखवाना है, ठीक है, नोट करवा रहा हूं इसको। एलोरा की गुफाएं, अभी बताऊंगा कैसे छपता है, रुकिए। एलोरा की गुफाएं हैं, 20 रुपए पर क्या है जी, एलोरा की गुफाएं हैं। अब कौन सा नोट आया, 50 रुपए का, हम्पी कर्नाटक में रथ, 50 रुपए पर जो हम्पी है, कर्नाटक का जो रथ मंदिर है, कर्नाटक का रथ, हम्पी में जो रथ दिखाया गया है, विजयनगर के शासकों का जो प्रतीक है, हम्पी का जो रथ है, वो 50 रुपए के नोट पर है, ठीक है। 100 रुपए पर है रानी की बाव, 100 रुपए पर रानी की बाव। जो बच्चे राजस्थान गुजरात में कभी गए होंगे या देखा होगा या उनके जानकारी कुछ रही होगी तो वो जानते होंगे बावली होती थी, वो गहराई में ठंडे पानी के लिए, आजकल खूब जो है वो उसकी रील भी आती है, ठीक है। 200 रुपए पर क्या है, सांची का स्तूप है, 200 रुपए पर सांची का स्तूप बना हुआ है। क्या बना है जी, सांची का स्तूप बना है, किस पर, 200 रुपए पर। 500 रुपए पर है लाल किला और स्वच्छ भारत मिशन का लोगो, 500 रुपए पर है लाल किला है प्लस स्वच्छ भारत मिशन का लोगो है, प्लस तुम आधुनिक वाले याद रखो, पुराने को क्या करोगे, स्वच्छ भारत मिशन का लोगो। अभी 2000 का तो बंद कर दिया, वरना 2000 वाले पर मंगलयान था। 2000 के नोट पर आपका मंगलयान था भैया, ठीक है। चलो, नोट पर ये चिन्ह हैं, इनको याद रखेंगे आप। छपते कैसे हैं वो कल बताऊंगा, ठीक है। आज क्लास थोड़ा 5-7 मिनट पहले ही छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।